नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों आज जो है 28 दिसंबर है और आज 2 शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। सेकंड शिफ्ट के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, पहले जीके जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथमेटिक्स 100% क्वेश्चन जो है सो कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइएगा तो प्रत्येक दिन का जो हम अपडेट डालेंगे वो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो ये प्रश्न है, प्रश्न में क्या क्या आया है सेकंड शिफ्ट में वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कराते हैं। सबसे पहला जो आया है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये कहां स्थित है। ठीक है, तो ये कहां है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हेग में स्थित है। कहां पर है? हेग में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये जो है सो कब हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 को हुआ था। तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जो अगला है कि BARC, बार्क पढ़िए। ठीक है, BARC का पूर्ण रूप जो है का मुख्यालय कहां है? ठीक है, का मुख्यालय कहां है? देखिए इसका जो मुख्यालय है ये आपका जो है दोस्तों ये कहां पर है? तो मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। ठीक है, कहां है? मुंबई में। ठीक है, इसका कहां है? अब देखिए BARC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जरा इसको भी जान लीजिए। ये होता है भाभा एटॉमिक, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये हो गया। देखिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है एक रीजनिंग का ले रहे हैं। देखिए दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आप बोर ना हो, इसलिए बीच बीच में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी हम समाहित करते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है अगला जो हम रीजनिंग का प्रश्न ले रहे हैं। एक है टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन है, टेलीफोन। ठीक है, अब उसके बाद है देखिए कि पत्र, उसके बाद है संचार। एकदम देखिए ओरिजिनल प्रश्न है। अब इसको कहता है जो वो घेरा वाला दिया हुआ था, इस तरह से वेन डायग्राम वाला होता है ना, उस तरह से डायग्राम पर आधारित ये है। ठीक है, तो ये जो है आपको कहता है इसमें कि किसको कहां रखिएगा। तो इसके लिए दोस्तों देखिए कि टेलीफोन जो होगा वो टेलीफोन, उसके बाद जो है आपका पत्र, ये दोनों को दोनों जो है संचार में आता है। दोनों क्या आता है? ये जो हो जाएगा आपका संचार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न था। ठीक है, एक प्रश्न रीजनिंग से ले लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए मैथ से ले रहे हैं। मैथमेटिक्स से एक प्रश्न था देखिए कि cos 2 थीटा बराबर था sin थीटा, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना था, थीटा का मान ज्ञात करना था। तो देखिए cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है। एकदम कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में। ये cos में है तो इसको भी आप cos में ले जाइए। ठीक है, तो cos में ले जाने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। यहां इधर तो cos 2 थीटा ऑलरेडी है, तो आप क्या होगा? cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर बच जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। तो थीटा इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर क्या आएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। ऑप्शन अगर रखते हैं, मान लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री रखिएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू जो होगा, यहां देखिए sin 30 के वैल्यू के बराबर होता है, 30 रखिएगा, दोनों 1/2 आता है। तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न, अगले देखिए जीके का प्रश्न ले रहे हैं कि नोकिया के सीईओ कौन थे। अगला प्रश्न था कि नोकिया के सीईओ कौन है? सीईओ देखिए दोस्तों बहुत सारे जो है कंपनी के सीईओ का नाम पूछ रहा है। इससे पहले वाले में फर्स्ट सिटिंग में भी सीईओ का नाम पूछा था। ठीक है, कि किसी कंपनी का सीईओ पूछ रहा, प्रत्येक में देखिए पूछ रहा है। तो आप अगर आगामी परीक्षा आप देने वाले हैं तो सीईओ का नाम जरूर देख लें। ठीक है, देखिए अगला है ये नहीं कि नोकिया के सीईओ कौन है, तो ये पूछ रहा है। तो ये कौन है? पेव का लुंडमार्क है। कौन है?
पेवका लुंडमार्क, ठीक है, ये है आपको नोकिया किसी। अगला देखिए, सिक्किम के राज्यपाल का नाम पूछा है, कौन पूछा है? सिक्किम के राज्यपाल का नाम, राज्यपाल का नाम, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद है। कौन है अभी? गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद, ठीक है, ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि नाभिक का खोज कौन किया था? नाभिक का खोज, ठीक है, कौन किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था नाभिक का खोज, ठीक है। अगला देखिए है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल दोस्तों जानते होइएगा, रिकेट्स होता है, रिकेट्स। चलिए देखिए आगे जो है फिर एक प्रश्न रीजनिंग और एक प्रश्न मैथ से ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये रीजनिंग से प्रश्न था, ये है कि 5 जो है सो 8, 13, 20 तो अगला क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। यहां देख लीजिए 3 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, यहां कितना जुड़ा? 5 जुड़ा है, यहां 7 जुड़ा है, तो आगे 9 जुड़ेगा और 20 9 29 हो जाएगा। वेरी सिंपल था। देखिए मैथ से एक प्रश्न ले रहे हैं। मैथ से जो था कि बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था कि एक किसी काम को जो है 20 डे में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, 20 डेज में। लेकिन बी इसी को 30 दिन में कर रहा है। बी जो है इसी को कितने दिन में? 30 डेज में काम कर रहा है। ए जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए जो है काम समाप्त होने से पहले, ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है, कार्य छोड़ देता है। तो कुल जो है कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगा? कुल कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगा है, ठीक है, ये सवाल है, कितना दिन लगा। अब देखिए ये सवाल पूछ रहा है। ए जो है देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम ट्रिक्स देखिए। ए जो है कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में। बी जो है 30 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इसका जो एलसीएम लेंगे तो 30 और 20 का कितना हो जाता है? 30 20 का 60 हो जाएगा, यानी टोटल काम 60 करना है। अब देखिए जब बी कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है, तो एक काम 3 दिन में कर रहा होगा। ये 30 दिन में कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा होगा। सिंपल है। अब देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझने वाली बात है कि ए जो काम करता है, ए 5 दिन पहले छोड़ देता है। मान लीजिए अगर काम यहां तक खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है। तो 5 दिन कौन काम क्या होगा? बी काम क्या होगा? क्लियर है। 5 दिन पहले अगर ये छोड़ रहा है, 5 डेज पहले, तो 5 दिन कौन? ए छोड़ दिया, तो बी ने काम करेगा। बी काम करेगा तो 5 दिन, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 10 काम क्या होगा? बी टोटल काम 60 करना है। टोटल काम कितना करना है? 60। और बी कितना कर दिया उसमें? 10। तो 60 में से 10 गया तो बच गया कितना? 50 ने काम करना है। और ये 50 काम किसको करना है? ये 50 काम दोनों मिलकर किया है ना, दोनों मिलकर किया है। तो 3 और 2 कितना? 5। तो 3 और 2 5, 5 से इसमें भाग दीजिए तो 5 है 50, यानी 10 दिन इधर लगा होगा और इधर 5 दिन ये बी अकेला किया है। तो 10 और 5 कुल मिलाकर के 15 डेज आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 डेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी, ये प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों, युद्ध कब हुआ था? तो ये प्लासी का जो युद्ध है ये आपको 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये जो है कब हुआ था स्वराज पार्टी का? स्वराज पार्टी का जो गठन है ये आपका 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1923 को स्वराज पार्टी का गठन। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अगला है कि जो शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ था? ठीक है, शिमला समझौता की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में हुआ था। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला एक पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था? ठीक है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वह, ठीक है, खेलो इंडिया
इंडिया गेम्स, ठीक है, ये जो है यूथ गेम्स है, यूथ गेम्स। ये आपका जो है कहता है जो कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपका हो जाएगा कब, यानी 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। 2020 में जो हुआ है ये गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था। देखिए आगे जो है सो आप मैथ और रीजनिंग का प्रश्न ले रहे हैं। देखिए प्रश्न जो था मैथ में कि कोई धन है, ठीक है, कोई धन 4 वर्षों में, ठीक है, वो 6200 रुपया हो जाता है, ठीक है, 4 वर्षों में 6200 रुपया, और 7 वर्षों में और 7 वर्षों में जो है ये कितना हो जाता है, तो 7100 रुपया हो जाता है, 7100 रुपया हो जाता है, ठीक है। 4 वर्षों में 6200 और 7 वर्षों में 7100, तो कहता है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन। ये साधारण ब्याज की दर से है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात है और ज्ञात करना है आपको प्रिंसिपल, वही मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों एक चीज देखिए, यहां पे गौर कीजिए कि 4 वर्षों और 7 वर्षों में कितने वर्षों का अंतर है, तो ये 3 वर्षों का अंतर है, 3 इयर्स का अंतर है, ठीक है। जब 3 ईयर में पैसे में कितना का अंतर होता है, तो 900 का, यानी 3 ईयर में कितना, 900 रुपया, तो 1 ईयर में कितना, 1 ईयर की अगर बात होगी तो ये 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यहां गौर कीजिए जरा कि 4 वर्षों में 6200 रुपया हुआ है, 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना रहा होगा, 1 वर्ष का है 300 रुपया, तो 4 वर्षों को 3 चौक 1200 रुपया रहा होगा ब्याज। जब 1200 रुपया ब्याज है इस 6200 में, ये 6200 में 1200 ब्याज है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 6200 में से 1200 घटा लेंगे, 6200 में से जब 1200 घटाइएगा तब 5000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000, ये आपका मूलधन हो जाएगा। एक और था देखिए जो आपका ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक और प्रश्न था। एक प्रश्न क्या था कि एक है देखिए कि सवाल है कि ए जो है 2600 रुपया कुल मूलधन है, ठीक है, प्रिंसिपल इसमें कितना है, प्रिंसिपल जो है वो आपको 2600 रुपया, ठीक है। कहता है ए जो है 10% के लिए 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है और बी 9% पर 6 वर्ष के लिए लगाया जाता है, और ब्याज जो है दोनों बराबर है, ठीक है, साधारण ब्याज पर है। ये भी कहता है कि जो ए है वो 10% के लिए जो है 5 वर्षों के लिए लगाया था, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, और बी जो है ये लगाया जाता है आपको 9% जो है 6 वर्षों के लिए, ठीक है, और कहता है ब्याज बराबर हो, तो ये दोनों को बराबर कर लीजिए, 10 5 50 और बराबर हो गया ये 9 6 का 54, तो 54, तो ए हो जाएगा, देखिए ए जो है ए बराबर हो गया, ए अनुपात अगर बी बराबर करेंगे तो 50:54 हो जाता है, नहीं हो जाता है, इसको काट लीजिए, तो ए बटा अगर बी करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 25/27 आ जाएगा, नहीं आएगा, 25 बटा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात ये आ रहा है, ये 25/27 हो गया, तो ए ये कुल कितना है, ए और बी कुल मिलाकर के, तो ये कितना है, 2600 है, यहां पर मूलधन यही 2600 है ना तो ये ब्याज तो बराबर था, तो इसको आप अनुपात में ले लीजिए, तो 25 और 27 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, 52 का रेशियो हो जाएगा 2600, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, ये एक रेशियो हो जाएगा 2600 और 52, यानी 26 दूनी 52 यानी 50 के बराबर हो जाएगा। जब एक रेशियो 50 है तो जो ए का धन होगा वो कितना हो जाएगा, ए धन जो हो जाएगा 25 5 सवा इसको गुना कर लीजिए 50 से और इसको भी गुना कर लीजिए 50 से, यही धन आपका निकल जाएगा। अलग अलग ए और बी कितना है, ठीक है, ए कितना था और बी कितना था, ये अलग अलग निकालना था, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से ये 2 प्रश्न साधारण ब्याज से पूछा गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए जो अगला सवाल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसका मुख्यालय कहां पर है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, मुख्यालय जो है सो कहां है, इसका मुख्यालय दोस्तों खरगवासला में, कहां है, खरगवासला, ठीक है, खरगवासला, ये कहां है, तो महाराष्ट्र यानी पुणे के महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे के यानी महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र, इस तरह से याद रखिएगा, खरगवासला में एनडीए, यही पूछा गया है, ठीक है। एक और देखिए अगला जो प्रश्न है, एक और क्या पूछा गया है, तो हाँ, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार हुआ है 2020 में, उसमें कौन जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ठीक है, 2020 दोस्तों पुरुष की बात हो रही है, जो कौन जीता है, पुरुष में जीता है जो नोवाक जोकोविच था, वो जीता है, कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, ठीक है,
नोवाक जोकोविच, ठीक है, कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। लेकिन अगर महिला के बारे में पूछ दे कि महिला में कौन जीता है, तो वो जो है जीती है सोफिया केनिन, ठीक है, कौन जीती है? सोफिया केनिन जीती है महिला में। देख लीजिए अगले एग्जाम के लिए एकदम इसको ध्यान में रख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो है सोफिया केनिन जीती है महिला में, ठीक है। पुरुष में ये हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न, हाँ, एक गुलाम वंश का संस्थापक पूछा है। जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक, देखिए गुलाम वंश का संस्थापक जो दोस्तों था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये कौन था? ये गोरी का गुलाम था, जानते होइएगा, और ये इसकी जो मृत्यु हुई थी वो घोड़े से गिर करके हुई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो मैथ का सवाल था वो है 15,600 रुपया, 15,600 रुपया को, ठीक है, 15,600 को 1/3 अनुपात 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे, ठीक है। इसमें बांटना है और बांटने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। बड़ा हिस्सा क्या था ये बताना है, ये पूछा था। बड़ा हिस्सा क्या था ये पूछा था। तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए ये जो है 1/3, जो इसका जो एलसीएम लेंगे अब, यानी 1/3 ये इसका जो हम निकालेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 छक 12 यानी 6 और 3 चौक 12 4 और 4 3 12, ये रेशियो हो जाएगा 6 4 3 का। आपका कुल जो है 15,600 है, 6 4 10 3 13 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 15,600 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? लगा लीजिए 13 से 13 कम 13 13 26, लगभग 1,200 रुपया होता है एक यूनिट की वैल्यू। तो सबसे बड़ा यूनिट आपका 6 है, तो 12 छक 7200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 छक 7200 रुपया। देखिए अगला प्रश्न क्या था, एक और बता रहे हैं। अगला जो प्रश्न था ये, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। कितने पर? कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु 12% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। चलिए यहां देख लीजिए 12% लाभ पर बेचा जाता है, और यदि उसको 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। देखिए अगर 33 रुपया अधिक लिया जाता, ठीक है, अधिक लिया जाता तो लाभ जो है 14% हो जाता। लाभ कितना हो जाता? 14%। तो कहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। जो वस्तु का क्या कहता है? क्रय मूल्य बताना है। अब यहां सिंपल सी बात है, देखिए 12% लाभ ले रहा है और 14% होता है कब? जब 33 रुपया, यानी 2% का मार्जिन है। 2% के मार्जिन में 33 रुपया बढ़ जाता है। 2% का वैल्यू जो हो गया आपका 33 रुपया, ठीक है। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 33/2, इसीलिए 100% के निकाल लीजिए, यानी 100% के लिए निकालिएगा तो यही तो हो जाएगा ना, 33/2 गुने 100, यानी हो जाएगा 2 से 50, 50 से गुना कर लीजिए 33 को, कितना हो जाएगा? यानी 1650 रुपया हो जाएगा। 1650 रुपया का हो जाएगा इसका वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछा है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ये पूछा है संविधान सभा का जो है पहला बैठक कब हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का पहला बैठक जो है ये आपको हुआ था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 9 को पहला हुआ है, 11 को दूसरा हुआ था, ठीक है, 9 को फिर 11 को हुआ था, नहीं तो 9 दिसंबर 1946 को था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व यानी वर्ल्ड रेडियो दिवस, तो रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 13 तारीख को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 13 को। और 13 में भी कौन? तो फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी को, यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी, ठीक है, क्या था? जो प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ठीक है, ये जो दिया गया था मदर टेरेसा को दिया गया था। किसको? मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न था एक कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए एंटोमोलॉजी की अगर बात हो रही है, ठीक है, ये जो है आपको किससे संबंधित था? ये कीड़ों से संबंधित है, ठीक है, कीड़ों से संबंधित है। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, एक प्रश्न था भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए भारत का अंतिम वायसराय
ये कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगर बात होता इसी में भारतीय का बात होता तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाते। ठीक है। कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक पूछा था OMR का फुल फॉर्म। देखिए OMR ये तो जानते ही ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट का हमेशा उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जानते ही होंगे नहीं? तो देखिए एक प्रश्न और पूछा था कि हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? दोस्तों हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा। ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक सवाल पूछा था कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। एक समांतर क्या है? चतुर्भुज है इस तरह से। ठीक है। कहता है इसके मान लीजिए ABCD इसका ये दिया गया है। ठीक है। BC को इस तरह से बढ़ाया गया है कि ऊपर बढ़ा दिया गया इस तरह से। ठीक है। गौर से देखिए बढ़ाया गया है और इसके बराबर बढ़ाया गया, जितना ये है उतना बढ़ाया गया। ठीक है। बढ़ा लिया मान लीजिए, और इसको फिर किससे मिला दिया है? तो इस D से मिला दिया। ठीक है। किससे मिला दिया? D से मिला दिया है। अब कहता है कि जो है कि त्रिभुज यहां पर लिख दिया E। यहां क्या लिख दिया? E। कहता त्रिभुज जो है ABE यानी ABE, मान लीजिए ये A यहां हो जाएगा। ठीक है। A यहां ले लीजिए और B क्या है? बच कौन गया? D यहां ले लीजिए। ठीक है। ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको B ले लीजिए, इसको C कर लीजिए। अब ठीक है। अब यहां हो गया ABCD इस तरह से। C को इस तरह से बढ़ा लिया है। अब कहता है जो ABE है यानी ABE ये जो है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? दोस्तों एक बात बताइए कि ये समानांतर होगा। समांतर है तो दोनों समांतर होगा। ठीक है। जब समानांतर है दोनों और ये बराबर है इसके, तो ये आप इस त्रिभुज को देखिएगा तो ये समानांतर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ऐसे गया है और ये ऐसे आया है। ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है। कैसे? वैसे भी आप जानते हैं कि जब शीर्षाभिमुख इस तरह से बनता है तो इधर का जो भी होता है ये समानांतर होता है, और जब समांतर होता है तो ये त्रिभुज सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो उस तरह से ये इस तरह से बन रहा है, तो ये त्रिभुज जो है सो इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो इसमें बचेगा क्या? तो ये बचेगा, ये तो कॉमन है ना, ये तो इसमें भी है और ये तो इस चतुर्भुज में भी है, त्रिभुज में भी है। ठीक है। तो यानी इस तरह से आप देखेंगे त्रिभुज ABE का जो है क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा किसके? ये चतुर्भुज यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है ABCD इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। देखिए एक सवाल पूछा है कि 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 50 तक के प्राकृत संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करना था। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 50 तक का औसत ज्ञात करना है। देखिए औसत के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 यानी 51/2 इसका औसत हो जाएगा। जब लगातार प्राकृत संख्या हो तो n क्या होता है? n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है। तो 50 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 51/2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों जानते ही हैं, पिछले वाले में पूछा था जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। संस्थापक की अगर बात होगी तो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। और 23वें तीर्थंकर की बात होगी तो पार्श्वनाथ थे। बस इसी 3 तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। चलिए एक सवाल और था कि चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो चिकित्सा आयोग है उसके अध्यक्ष अभी कौन है? ठीक है। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो दोस्तों हैं कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा है। सुरेश चंद्र शर्मा है। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है मैथ के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, और मैथ का कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ देखिए एक सवाल था x² प्लस एक सवाल है कि x² माइनस 2x प्लस 1 ठीक है बराबर 0 दिया हुआ है। तो कहता है कि x³ और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू
क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ऐसा दिया रहे ना जब भी, तो आप सिंपल क्या करिए कि इसको जो है x से भाग लगा दीजिए। x से जब भाग लगाइए तो ये x बच जाएगा, x स्क्वायर में x बचेगा, माइनस ये 2 बच जाएगा और प्लस ये 1/x बच जाएगा। ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2। जब x + 1/x बराबर 2 आएगा तो इसका भी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कैसे आ गया देखिए कि इसको रख गया, मान लीजिए 1 रखेंगे, अब प्लस 1/1, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 + 1 = 2, तो यहां भी 1 रखेगा तो 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 1/1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, बराबर कुल मिलाकर 2 ही आएगा। तो ऐसे प्रश्न जो रहते हैं, जो अगर ऐसे माइनस में यहां दिया रहे और प्लस में रहे तो 2 ही आएगा, लेकिन अगर यहां प्लस में रहता, यहां माइनस में होता तो 0 आ जाता। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि यहां अगर माइनस दिया हुआ है, यहां प्लस है तो 2 ही आएगा, हमेशा याद रखिएगा, और यहां अगर प्लस हो जाता, यहां अगर माइनस हो जाता तो हमेशा 0 आ जाता। क्या था, 0 आ जाता। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक सवाल पूछा है कि एक जो है सो दुकानदार है, बनिया है मान लीजिए, ठीक है, उस क्या करता है, सामान के जो है सो बेचने में वो वजन में हेर फेर करता है। ठीक है, और दोनों में, बेचने में भी और खरीदने में भी, दोनों स्थिति में वो क्या करता है, 10% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या करता है, 10% का लाभ कमा लेता है, 10% का लाभ कमा रहा है। तो कहता है जब बनिए वो कुल मिलाकर के कितना लाभ कमाता है। तो देखिए ऐसे सीधा 10% एक बार में, फिर 10% दूसरे बार में, और तब क्या हो जाएगा, ये 10 × 10 बटा क्या हो जाएगा, ये 100। इस तरह से कुल मिलाकर निकालिएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा 20 + 1 यानी 21% का वो लाभ कमा रहा है। बेईमानी से कमा रहा है, लेकिन 21% का लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 21% का लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और प्रश्न पूछा है, जो एक पूछा है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है। तो दोस्तों रीवा में है। भारत में जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है, तो रीवा में है। कहां है, रीवा में। ठीक है, रीवा में है। रीवा कहां पर है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां है, मध्य प्रदेश में। एक प्रश्न और पूछा था कि 2019 का जो चुनाव राहुल गांधी जीते हैं, राहुल गांधी जो चुनाव जीते हैं वो कहां से जीते हैं। तो वो दोस्तों अमेठी से हार गए हैं। अमेठी से उनको जो है सो स्मृति ईरानी हरा दी है, लेकिन जीते कहां से हैं, तो वायनाड से। वायनाड कहां है, तो केरल में। केरल के वायनाड सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। ठीक है, तो एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक और प्रश्न क्या पूछा था, हाँ, एक प्रश्न पूछा था गणित में कि एक वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि और उसके बाद 40% कमी होती है, तो इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए 40% वृद्धि होता है तो प्लस में, 40 कमी होता है तो माइनस में, फिर इसको लेंगे 40 गुने जो है सो -40, अब बटा कर लेंगे 100, तो कुल मिला के देखिए खत्म हो जाएगा, और ये 0 0 ये 0 0 खत्म, 4 चौका -16% होगा, यानी 16% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये उसी ट्रिक से बनेगा। ये परसेंटेज पर जो है सो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, जो है ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये जो है यही प्रश्न सब पूछा है आज। देखते हैं और कुछ बचा हुआ है तो जरूर बता देते हैं आपको। हाँ, एक प्रश्न और बचा हुआ देख लीजिए। एक प्रश्न है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की जो भुजा है वो √3 दिया गया है, तो परिमाप कितना होगा। बहुत ही सिंपल, देखिए कोई त्रिभुज इस तरह से दिया रहे आपको, और इसका जो समबाहु त्रिभुज हो, √3 भुजा हो, √3 हो, तो परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा का योग। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो √3 + √3 + √3, यानी सीधी बात है 3√3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। एक सवाल और है, देख लीजिए कि एक सवाल और है, क्या था, एक सवाल और देखिए कि एक माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। एक माँ है और पुत्र है उसके, ठीक है, एक माँ और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। माँ प्लस पुत्र, इसकी योग जो है 50 वर्ष है। ठीक है, कहता है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात अगर 2:1 है, जो 4 वर्ष पहले है, ठीक है, पहले है, तो 4 वर्ष पहले ये अनुपात है। तो कहता है था, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो दोस्तों वर्तमान है ना, 4 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें से 4 इसका घटेगा, 8 घट जाएगा, तो यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा 2 और 1, तो 2 और 1 3 यूनिट के वैल्यू हो जाएगा कितना, 42 हो जाएगा। कैसे 42 हुआ, तो यदि वर्तमान उम्र 50 साल दिया हुआ है,
और 4 साल पहले अगर माँ का आयु अगर ये 2 के रेशियो में है और बेटा का अगर 1 के रेशियो में है, तो 2 और 1 4 4 दोनों में से घटेगा, तो 4 4 8 घट जाएगा। 50 में से 8 गया तो 42 हो गया, और यही 2 और 1 3 अनुपात वैल्यू 42, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 14 या 42। जब 1 का वैल्यू हो गया 14, यानी प्रश्न पूछ रहा है क्या ज्ञात करना है, तो इसमें माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देख लीजिए, तो ये आ गया 1 का रेशियो 14, तो ये है इसका 14 दूनी 28 हो जाएगा माँ का, और 14 एकम 14 हो जाएगा किसका, जो ये पुत्र का। ये आ गया मदर और ये आ गया सन। अब ये 4 वर्ष बाद करेंगे, ये तो पहले का ना, 4 वर्ष बाद करेंगे तब वर्तमान में आएंगे, यानी 4 4 दोनों में जोड़ दीजिए तो 32 वर्ष माँ का और 18 वर्ष 14 4 18 वर्ष पुत्र का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको 50 वर्ष पूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आज जो है सो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बगल में बाजा बहुत जो है सो साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए दोस्तों बस आज भर इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन और बच गया है तो अगले दिन से फिर पुनः आपको 100% पूरा का पूरा सिक्योरिटी के साथ आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा मदद जरूर करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।